These are one of the most highly venomous snakes in the world. ये दुनिया के सबसे वेनमस स्नेक्स में से एक है Yeah, and this is the endemic species. और ये सिर्फ श्रीलंका में ही पाया जाता है. And what happens if it bites? The crates, of course, you need immediate medical attention. So what will we do if it bites now? Generally, crates are nocturnal, so during the day they're slightly docile, but in the night, if we handle it like this, he can get envenomed. How quickly do we need help if it bites? I would say within 1 hour. Within 1 hour, maximum 1 hour. Otherwise, it can kill you. Definitely. तो सबसे खतरनाक से खतरनाक जानवर भी इकोलॉजी में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. इसलिए रैनेल की ऑर्गेनाइजेशन सभी जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए और कंजर्व करने के लिए यहाँ काम करती है. Main in education area and the station was there. And then it was spiders. One species of red scorpion recorded in Sri Lanka. So तो ये हैं दोस्तों टेरेंटुला स्पाइडर्स की वो नई स्पीशीज जिन्हें अभी तक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है. ये सारी स्पीशीज जिनके बारे में साइंटिफिक दुनिया को कोई खबर नहीं है अभी तक. यहाँ कुछ सांप की भी नई स्पीशीज हैं जिन्हें ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये नई स्पीशीज है. ये वाली बड़ी यूनिक लिजर्ड एक ड्रैगन फ्लाई को खा रही है. भाग गई. अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है दोस्तों कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है. 6 मेन स्टेप्स हैं जिसमें पहली स्टेप होती है फील्ड एक्सप्लोरेशन. एक्चुअली में बायोलॉजिस्ट और उनके रिसर्चर्स के द्वारा जंगलों में जाना और खोजना नए स्पीशीज को. ये सबसे एक्साइटिंग स्टेप है लेकिन सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप भी है क्योंकि आपको नहीं पता आपको कितनी देर जंगल में रहना पड़ेगा, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा नई स्पीशीज की खोज में. लेकिन एक बार अगर आपको कोई नई स्पीशीज मिल जाती है तो आती है सेकेंड स्टेप, स्पेसिमेन कलेक्शन. फर्दर रिसर्च करने के लिए आपको एक्चुअली में इस एनिमल का एक स्पेसिमेन अपनी लेबोरेटरी में ले जाना होगा और इसके लिए कई साइंटिस्ट एक्चुअली में इन एनिमल्स को मार देते हैं. लेकिन डॉक्टर रानेल ऐसा नहीं करते. ये जिंदा एनिमल को ही कैप्चर करके ले जाते हैं. इन्होंने मुझे बताया कि आगे की रिसर्च करने के लिए इंतजार करते हैं जब तक एनिमल्स की नेचुरल डेथ नहीं हो जाती. So this is a dead specimen, but you did not kill it. You waited for it to naturally die. that's right. Yeah. तीसरी स्टेप आती है मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इस स्पेसिमेन को और डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको अक्सर इसे डायसेक्ट करना पड़ता है या फिर माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखना, हाई क्वालिटी कैमरास का इस्तेमाल करना इसे और डिटेल में स्टडी करने के लिए. इसके अलग अलग ऑर्गन्स को देखा जाता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. When we look at the stridulating organ, which is found here in this part of the leg, the inner part of it, and their fangs, and also if it's a male, we look at the pedipalp bulb. तो एक्चुअली में ये स्पीशीज जब जिंदा थी तब ऐसी दिखती थी. नेचुरल डेथ होने के बाद ये सारी रेड कलर की इसलिए बन जाती हैं क्योंकि अल्कोहल में डालने के बाद सबका कलर फेड हो जाता है. इसलिए सभी स्पीशीज की लाइव फोटो लेनी भी बहुत जरूरी चीज है उन्हें डॉक्यूमेंट करने के लिए. ये करने के बाद फिर करते हैं हम कंपैरेटिव एनालिसिस जो कि चौथी स्टेप है. जो इसी एनिमल की इससे मिलती जुलती नोन स्पीशीज है उन्हें डिटेल में स्टडी करना और देखना कि एक्चुअली में आपने जो स्पीशीज डिस्कवर करी है वो सही में नई है या नहीं. ये काम करना काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम्स में जाना पड़ता है जहां पर एग्जिस्टिंग स्पीशीज के स्पेसिमेंस रखे हुए हैं.